द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के 17 जुलाई 2020 के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। साझेदारी खाते, साझेदारी फर्म का विघटन, इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। साझेदारी के समापन का अर्थ क्या होता है, ये आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि पहले से ही समझ में आता है। संक्षेप में चीज़ों को उल्लेख करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर। देखिए, साझेदारी के समापन से तात्पर्य यह है कि चाहे किसी नए साझेदार का प्रवेश हो, अवकाश ग्रहण हो, मृत्यु हो, ये माना जाता है कि साझेदारी का समापन हो गया। लेकिन साझेदारी फर्म का समापन जो होता है वह तब होता है, या यूँ कह लें कि वह तब माना जाता है जब फर्म अपनी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान कर देती है और हिसाब किताब चुकता कर देती है साझेदारों का। ये बेसिक अंतर आपने जाना साझेदारी के समापन और साझेदारी फर्म के समापन में। तो साझेदारी के समापन की कुछ परिस्थितियां हैं जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। उसके बाद में कुछ बातें आती हैं साझेदारी फर्म के समापन की विधियों में। दो तरह से हो सकता है, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, ये आपसी अनुबंध के द्वारा हो सकता है, सेक्शन 40 में ऐसा कहा गया है। अनिवार्य समापन तब होता है जब एक साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर शेष सारे साझेदार दिवालिया हो जाएं, जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक हो जाए, जब साझेदारी की जो सामान्य संख्या है वो 20 से अधिक हो जाए, बैंकिंग व्यवसाय में ये 10 से अधिक हो जाए, ठीक है। कुछ विशेष घटनाएं अगर घटित हो जाएं, सेक्शन 42 कहता है, तो उसमें भी साझेदारी का समापन ऐच्छिक रूप से हो सकता है। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, उद्देश्य के पूरा होने पर जिसके लिए फर्म की स्थापना हुई थी, अवधि के पूरा होने पर जिस अवधि के लिए फर्म की स्थापना हुई थी, और किसी साझेदार की मृत्यु पर, ठीक है। ऐच्छिक साझेदारी का नोटिस देकर के भी कोई साझेदार समापन करा सकता है फर्म का। ये रहे बगैर न्यायालय के हस्तक्षेप के, लेकिन न्यायालय के आदेश के द्वारा सेक्शन 44 बताता है कि कब ऐसा हो सकता है। किसी साझेदार के पागल होने पे, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य सभी साझेदार कर्तव्य के पालन में असमर्थ या अयोग्य घोषित हो जाएं अगर, तो प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य साझेदार के फर्म के अहित या दुराचरण की दिशा में काम करने की स्थिति में, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के जानबूझकर साझेदारी संलेख का उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर, प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के अपना हिस्सा बिना अन्य साझेदारों की अनुमति के हस्तांतरित किए जाने के दोषी पाए जाने की दशा में, जहां फर्म द्वारा भविष्य में लाभ होने की कोई संभावना न हो, जब किसी भी अन्य कारण से न्यायालय को लगे कि इस फर्म का समापन न्यायसंगत है, न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है। शुरुआत में हमने जाना था कि साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। मेंशन मैं इसे पहले ही कर चुका, इसे पढ़ें। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। मैं चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना रहे। देखिए, साझेदारी का समापन अर्थ क्या है, इसका आशय साझेदारों के मध्य वर्तमान अनुबंध में परिवर्तन करने से है। तो वर्तमान साझेदारी समाप्त हो जाती है और नई साझेदारी का गठन होता है या नई साझेदारी आपस में इस्टेब्लिश होती है। अच्छा, जो साझेदारी फर्म का समापन है, इसमें साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन ही हो जाएगा, इसमें पुनर्गठन नहीं होगा या फिर से अनुबंध नहीं बनेगा। समापन में व्यवसाय का अंत यहाँ नहीं होता है, यहाँ व्यवसाय चालू रहता है और यहाँ व्यवसाय बंद हो जाता है। लेखा पुस्तकें, साझेदारी के समापन की दशा में लेखा पुस्तकें बंद करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ लेखा पुस्तकें भी बंद हो जाती हैं, जब बिजनेस ही बंद हो गया तो लेखा पुस्तकें भी बंद हो जानी स्वाभाविक है। प्रभाव, साझेदारी के समापन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का समापन हो जाए, लेकिन फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन अनिवार्यतः हो जाता है। फर्म के समापन की तुलना में साझेदारी की समाप्ति का क्षेत्र छोटा है, लेकिन साझेदारी की समाप्ति की तुलना में फर्म की समाप्ति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। साझेदारों के संबंध, साझेदारी की समाप्ति पर सभी साझेदारों के संबंध समाप्त नहीं होते। फर्म के विघटन पर साझेदारों के मध्य संबंध समाप्त हो जाते हैं और हिस्सों और संपत्ति का बंटवारा अलग हुए साझेदार को फर्म की समाप्ति में से उसका हिस्सा दे दिया जाता है। यहाँ समाप्ति को गलत लिखा है, इसको संपत्ति कर लीजिए। क्या करेंगे, समाप्ति को आप संपत्ति मानिए, ठीक है। अलग हुए साझेदार को फर्म की संपत्ति में से उसका हिस्सा दे दिया जाता है, लेकिन विघटन की दशा में फर्म की समस्त संपत्तियों का बंटवारा ही साझेदारों के मध्य होता है। अब हम जानने वाले हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट।
साझेदारी फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें साझेदारी अधिनियम जो है उसकी धाराएं 48, 49 और 55 लागू होती हैं, ठीक है। तो हम जानें कि किन किन धाराओं के अंतर्गत क्या क्या नियम अप्लीकेबल हैं, ये भी आपको बताया था कल, लेकिन सुन लीजिए। जैसे हानि की पूर्ति करनी हो, मान लिया फर्म को हानि हो जाए, तो जिसमें पूंजी की कमी भी शामिल हो। पूंजी की कमी का मतलब है कि कोई साझेदार ऐसा है जिसने कुछ पैसा निकाल लिया था, या उसमें उसका लाभ में हिस्सा कम था, या लॉस की वजह से उसकी पूंजी जो है वो माइनस में चली जाए, ठीक है। वो उसकी पूंजी कैसी हो जाए, माइनस, ऋणी हो जाए। वैसे पूंजी का आप जानते हैं धनी बैलेंस होता है, तो जब पूंजी माइनस में चली जाती है लॉस की वजह से, तो उसको डिफिशिएंसी बोलते हैं। फर्म की हानि एक तो बाहरी हानियों की वजह से भी होती है, और किसी साझेदार की पूंजी में जो कमी हो जाए उसे भी मिलाया जाता है, इसे बोलते हैं फर्म की हानि। तो इसको कहाँ से पूरा किया जाएगा? सबसे पहले अगर फर्म में कोई लाभ हैं तो उन लाभों से उस हानि की पूर्ति की जाएगी। फिर जो साझेदारों की पूंजियां हैं, पूंजी जो जमा है, उस पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ऐसे साझेदार जिनकी पूंजी का धनी बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा उस साझेदार का जिसका माइनस बैलेंस है उसे पूरा करने में। और अगर जो साझेदार अभी दिवालिया नहीं हुए हैं, उनकी पूंजी का जो धनी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वह अभी अपर्याप्त पड़े, तो जो ऐसे साझेदार हैं जो अभी सॉल्वेंट हैं, इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं, दिवालिया नहीं हुए हैं, ऐसे साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति से भी यदि पूंजी की हानि की पूर्ति करने के लिए पूंजी भी पर्याप्त रहे, तो उसके लिए साझेदारों की निजी संपत्ति भी उनके लाभ वितरण के अनुपात में इस्तेमाल की जाती है, धारा 48A, ठीक है। अब दूसरा आता है कि फर्म की संपत्ति का प्रयोग। ये तो हानि की बात रही। अगर फर्म को हानि हो जाए तो पहले लाभों से, फिर साझेदारों की पूंजी से, जो दिवालिया नहीं हुए हैं उन साझेदारों की पूंजी से, फिर उन साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। अगर पहले लाभ फिर पूंजी से भी ना पूरा पड़े तो व्यक्तिगत संपत्ति से। फर्म की संपत्ति का प्रयोग अगर करना हो तो जैसे फर्म के पास कुछ संपत्तियां हैं तो उन्हें बेचते हैं, तो जो पैसा इकट्ठा होता है सबसे पहले उस पैसे का उपयोग करते हैं तृतीय पक्षकारों के ऋण को चुकाने में। ये तृतीय पक्षकार कौन होते हैं? थर्ड पार्टीज़, यानी कि जिनसे हम उधार वगैरह लेते हैं, आउटसाइडर्स। देखिए, जो फर्स्ट पार्टी है वो तो स्वयं व्यापारी है, साझेदार। सेकेंड पार्टी के तौर पे आपकी फर्म के जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके कर्मचारी, प्रबंध समिति वगैरह वगैरह, ठीक है। और तृतीय में आउटसाइडर्स आते हैं। तो जिन बाहरी व्यक्तियों से, मान लिया बैंक से आपने कोई लोन लिया है, कोई आउटसाइडर है मिस्टर एक्स, और उनसे आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो जिस भी व्यक्ति से आपने लोन लिया है उसका सबसे पहले संपत्ति बेच करके उसका आप ऋण चुकाएंगे, ठीक। दूसरी बात, साझेदारों के ऋण चुकाए जाएंगे। अगर किसी साझेदार ने पूंजी जो दी है उसके अतिरिक्त फर्म को ऋण के नाम से ही कोई ऋण दिया हुआ है, या जमा करके भी कहा जा सकता है, साझेदारों की डिपॉजिट भी इसे कहा जाता है, तो जब हम आउटसाइडर्स का ऋण चुका चुके होंगे, आई मीन ऋण आउटसाइडर्स का चुकाने के बाद हमें अपने साझेदारों का ऋण चुकाना होगा। और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचा रह जाता है, संपत्तियों के विक्रय से जो धनराशि वसूल हुई है, सबसे पहले हम तृतीय पक्षकारों का ऋण चुका देते हैं, फिर साझेदारों के ऋण चुका देते हैं, और कुछ अगर बचा रह जाता है तो साझेदारों की पूंजी जो है उसका भुगतान किया जाता है। और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचा रह जाता है तो उसे लाभ मान करके साझेदारों में विभाजन कर दिया जाता है उनके लाभ वितरण अनुपात में, ठीक। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर नहीं सकेंगे, और थ्योरी में भी ये पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो मैं अभी इस समय आपको डिस्कस कर गया, यहाँ से इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति फर्म में साझेदारी के समापन पे, साझेदारी फर्म के समापन पे हानि की पूर्ति सबसे पहले लाभों से की जाती है। अपर्याप्त पड़ने पर लाभों के बाद पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर यह भी अपर्याप्त हो हानियों की पूर्ति करने में, तो साझेदारों की जो अभी दिवालिया नहीं हुए हैं उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जाता है। दिवालिया शब्द मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। दिवालिया जो हो चुका होता है उसकी व्यक्तिगत संपत्तियाँ पहले से ही बेची जा चुकी होती हैं, तो उनके पास कुछ होता नहीं है कि उनकी संपत्ति इस्तेमाल की जा सके। तो जो साझेदार अभी गैर दिवालिया हैं उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। फर्म की संपत्ति जब बेची जाती है तो उसका उपयोग कैसे किया जाता है? उनका एक क्रम है। सबसे पहले तृतीय पक्षकार, आउटसाइडर्स जो लोग होते हैं, थर्ड पार्टीज़,
उनके ऋणों को चुकाने में, फिर साझेदार के खुद के ऋण चुकाने में, और अगर फिर भी कुछ पैसा बचा रह जाता है तो साझेदारों की पूंजी चुकाई जाती है। पूंजी के बाद भी बचा हुआ धन जो होता है, पूंजी की संपत्तियों को बेचने के बाद जो पैसा मिला था, पूंजी भी चुकाने के बाद जो धन बचा रह जाता है उसे लाभ माना जाता है, और यह साझेदारों में जो होता है उनके लाभ वितरण अनुपात में बांट दिया जाता है। अब तीसरी बात, फर्म के ऋणों और साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान। ध्यान से सुनिएगा, चाहे फर्म के ऋण हो चाहे साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण हो, इनका अगर भुगतान करना है तो करना ही है। लेकिन कैसे होगा? फर्म की संपत्ति से अगर भुगतान करना हो तो सबसे पहले फर्म की संपत्ति का प्रयोग सबसे पहले फर्म के ऋण के भुगतान में किया जाएगा। शेष संपत्ति साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर उनके निजी ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, अथवा उनका हिस्सा उन्हें दिया जाएगा। ठीक, मतलब आपने सबसे पहले फर्म के ऋणों का भुगतान कर दिया, फिर उसके बाद में आप साझेदारों का ऋण चुकाते हैं, और फिर अगर कुछ बचा रह जाता है तो साझेदारों, लिखा ना, उनके निजी ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो साझेदारों के ऋण जो होते हैं वो चुकाए जाते हैं, और अगर कुछ भी फिर भी कुछ बचा रह जाएगा तो उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है। निजी संपत्ति से भुगतान का तात्पर्य है कि मान लिया साझेदार की निजी संपत्ति बेची गई है, क्योंकि वो फर्म की संपत्तियाँ पर्याप्त नहीं पड़ी थीं, तो साझेदार की निजी संपत्ति से सबसे पहले उसके व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान किया जाएगा। व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा रह जाएगा तो जो भी पैसा बचा रह जाएगा उसका प्रयोग फर्म के ऋणों के भुगतान में किया जाएगा। ये धारा 49 है। इस पे बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धाराओं से संबंधित सारे तथ्यों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। एक चौथा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, विघटन के बाद अर्जित लाभ। जब फर्म का समापन किसी साझेदार की मृत्यु के कारण होता है तो हिसाब किताब का निपटारा होने से पहले यदि जीवित साझेदार या मृत साझेदार का प्रतिनिधि व्यवसाय का संचालन करके कुछ लाभ कमा लेता है, ठीक है, मतलब समझना जरा, फर्म का समापन किसी साझेदार की मृत्यु के कारण हुआ हो और हिसाब किताब का निपटारा होने से पहले ही जो जीवित साझेदार हैं या मृत साझेदार के कोई प्रतिनिधि हैं वो व्यवसाय का संचालन तुरंत बंद नहीं करते हैं। बंद करने से पहले जो भी व्यवसाय का संचालन किया गया उसमें जो भी अगर लाभ कुछ कमा लिया गया है तो कमाए गए लाभ का जो भी हिस्सा होगा वो जीवित साझेदारों और मृत साझेदारों के प्रतिनिधियों में उसका उन्हें भुगतान बंटवारा करना पड़ेगा, उसी अनुपात में जिस अनुपात में वो लाभ हानि शेयर करते थे। ये धारा 50 है, और इन तीनों धाराओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक तो धारा 50, धारा 49 और एक धारा 48A थी और एक 48B थी। 48B बात करती है साझेदारों में विभाजन करेंगे फर्म की संपत्ति का किस रूप में, जब साझेदार तृतीय पक्षकारों का ऋण चुका दिया जाए, साझेदारों का ऋण चुका दिया जाए, साझेदारों की पूंजी भी चुकाई जा चुकी हो, तो उसके बाद में जो भी एक्सेस बचता है, जो भी अतिरिक्त सरप्लस बचता है, उसे साझेदारों में बांटा जाता है। 48B और 48A ये कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति से तभी किसी हानि का भुगतान किया जाएगा जब लाभ और पूंजियाँ कम पड़ जाएं। ठीक, तो फिलहाल थ्योरी में ये लॉ से संबंधित इतना ही था। साझेदारी फर्म के ऋण और साझेदारों के निजी ऋण में अंतर क्या होता है, ये भी टॉपिक, ये कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं जिसे बहुत समझाया जाए, इसे आप पढ़ चुके होंगे मुझे लगता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फर्म के विघटन पर किए जाने वाले लेखे। फर्म के विघटन पर हम बेसिकली 4 खाते बनाते हैं। यहाँ पर पहला खाता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा खाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट और तीसरा खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। हम इसमें सबसे पहले आज जानेंगे वसूली खाता। देखिए, वसूली खाता ये वो खाता है जिसे फर्म के विघटन पे बनाया जाता है, ये पहली बात। दूसरी बात, यह इसका नेचर एक नाम मात्र का खाता जैसा होता है। इस खाते को बनाने का प्रमुख उद्देश्य फर्म के विघटन पर उसकी संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों का भुगतान हो जाए, और ऐसा करने पर की पूरी प्रक्रिया में क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई हम यह ज्ञात कर सकें। तो इसमें कैसे बनाते हैं, फर्म की समस्त संपत्तियां जिसमें रोकड़ को और बैंक शेष को हम छोड़ देते हैं, इस खाते के डेबिट पक्ष में अंतरित कर दी जाती हैं सारी की सारी। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है, इसके लिए जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज। जितने पर वो दिख रही होती हैं उतने पर ही हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पूरे मूल्य पे। ठीक, दूसरा, फर्म के जो दायित्व होते हैं,
दायित्व यानी कि साझेदार के ऋण, पूंजी और पुराने अविभाजित लाभों को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी लायबिलिटी साइड में अन्य चीज़ें दिखेंगी, मतलब साझेदारों की पूंजी, साझेदारों के ऋण और जो अविभाजित लाभ हैं वो यहाँ नहीं आते। अविभाजित लाभों को हम, आप लोग जानते ही हैं कि पूंजी खातों में ले जाते हैं, और साझेदारों के जो ऋण हैं उनके लिए अलग से खाता बनता है। पूंजी का भी खाता अलग से बनता ही है। ऊपर आपने भी देखा ही कि 4 खाते बनते हैं, उसमें साझेदारों का ऋण खाता था। तो अन्य जो भी दायित्व होते हैं आउटसाइडर्स के, क्रेडिटर्स, बैंक लोन वगैरह वगैरह, ओवरड्राफ्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें, ओवरड्राफ्ट भी बिल्कुल या तो अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है तो हम उससे राइट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उससे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारे के सारे लायबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। तो इसके लिए भी आप एक एंट्री देख लीजिए। इसके लिए एंट्री आपको करनी होगी कौन सी? जहाँ देख लीजिए, ये वाली एंट्री है, सन्ड्री लायबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, तो ये बात आपने जान ली। संपत्तियों और दायित्वों में क्रमशः संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में, कुछ संपत्तियों को छोड़कर और कुछ दायित्वों को छोड़कर हम, कुछ संपत्तियां ये हैं जिन्हें छोड़ा जाता है, कुछ दायित्व ये हैं जिन्हें छोड़ा जाता है। और क्रेडिट साइड में दायित्वों को और डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया जाता है। किसी संपत्ति के संबंध में अगर कोई आयोजन हो तो उसे भी वसूली खाते में अंतरित करते हैं। अब ये संपत्ति से संबंधित आयोजन कौन कौन से होते थे? ये आयोजन थे ये सारे, आप देख सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, इसे भी डेबिट किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व टू रियलाइजेशन, बीइंग वेरियस रिजर्व्स एंड प्रोविजंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, ये जितने भी प्रोविजन बनाए होंगे वो भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक और बात, अगर लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता है तो उसे वसूली खाते के डेबिट पक्ष में अंतरित कर देते हैं। इस प्रकार सभी संपत्तियों और दायित्वों को बंद कर दिया जाता है। संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम, किसी साझेदार द्वारा ली गई कोई संपत्ति, दायित्वों के भुगतान और समापन व्यय संबंधी लेखे भी वसूली खाते में किए जाते हैं। वसूली खाते का शेष यह लाभ हानि प्रदर्शित करता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड के ऊपर तो लाभ, इसका उल्टा होने पर हानि होती है। ठीक है, इसे पूंजी खातों में या चालू खातों में साझेदारों के ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मैंने आपको भी बताया था कि संपत्ति खाते में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं संपत्ति को तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इसमें कुछ बातें ध्यान से सुनिए। केवल वास्तविक संपत्तियाँ जो बिकने पर जिनसे कुछ धनराशि वसूल हो जाती है या हो सकती है, उसी को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यदि संपत्ति पक्ष में कृत्रिम संपत्तियां हैं जैसे कि लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, स्थगित खर्चे जैसे विज्ञापन व्यय वगैरह, तो इन्हें हस्तांतरित नहीं करते हैं क्योंकि इनके बदले कोई नकद राशि प्राप्त नहीं होने वाली, यानी कि ये बिक नहीं सकते। ठीक है, तो इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ये सब हानियाँ हैं एक तरह की, इन्हें साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस था। टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे विज्ञापन में वगैरह अगर दिख रहे हैं तो वो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल खाते के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जनरल एंट्री ये होगी। अच्छा, कोई संपत्ति है उस पर कोई संचय और आयोजन अगर आपने बनाया हुआ था तो आपको पता ही कि आयोजन जब आप बनाते थे तो कैसे बनाते थे। जैसे 50,000 के देनदार हैं और कहा गया कि 4,000 का आयोजन है, तो आप पहले एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि देनदारों को आप रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो उस पर 4,000 का प्रोविजन बना होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके लिए एंट्री नंबर 2 होगी। ये 2 बातें अगर आप समझ गए हैं तो ये जान लीजिए कि इतने प्रकार के यहाँ पे प्रोविज़न हो सकते हैं। इन सब को डेबिट किया जाएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट किया जाता है। रोकड़ या बैंक शेष को वसूली खाते में बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। संपत्तियों को सदैव पुस्तक मूल्य पर ही वसूली खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें कोई जैसे होता ना कि वहाँ पे 10,000 दिख रहा था तो इन्होंने अभी 12,000 कहा है तो हम 2,000 का डिफरेंस डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो बुक वैल्यू होगी, पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू पर ही रियलाइजेशन अकाउंट में सारी संपत्तियाँ, ये सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात आई है दायित्वों को ट्रांसफ़र करना, तो सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। इसमें केवल तीसरे पक्ष को दे जो दायित्व होते हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि आउटसाइडर को दे। जैसे कुछ उदाहरण है, लेनदार, देय बिल, बाह्य ऋण, भविष्य निधि यानी एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। साझेदार का ऋण तो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना, लेकिन साझेदार की पत्नी का ऋण जरूर आएगा। साझेदार थोड़ा सा होशियार होते हैं, वो जानते हैं कि अगर वो अपने नाम से ऋण देंगे तो उनका पैसा जो है वो आउटसाइडर को दिया गया ऋण नहीं माना जाएगा, और जब कभी भी संपत्ति अगर फर्म का समापन होगा तो प्राथमिकता में उनके ऋण को नहीं चुकाया जाएगा। इसीलिए वह जनरली जो ऋण देते हैं वो पत्नी के नाम से देते हैं। अगर पत्नी मतलब अगर कोई महिला है तो अपने पति के नाम से ऋण दे सकती है। तो ये सब आउटसाइडर्स कहलाते हैं, इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। साझेदारों के ऋण जो होते हैं वो वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं, याद रखिएगा। इनके लिए अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, ठीक है, अलग से खाता बनाकर भुगतान किया जाता है। अच्छा, अविभाज्य लाभ जो होते हैं जैसे सामान्य संचय है, संचय कोष है वगैरह वगैरह, इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये दो बातें हो गई ट्रांसफ़र की। अब हम बात करते हैं अगर संपत्ति बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो इसी खाते में आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री करनी होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी संपत्तियाँ मिलेंगी वह सब आप कहीं पे जोड़ लेंगे और एक साथ आप ये एंट्री कर देंगे। इसमें कोई संपत्ति नहीं आती क्योंकि सारी संपत्तियाँ आप ख़त्म हो चुकी हैं, चाहे बिल्डिंग बिके, चाहे फर्नीचर बिके, चाहे कोई भी गुडविल बिके, अल्टीमेटली कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री होगी। नरेशन होगा फॉर असेट्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है। हाँ, अगर कोई साझेदार फर्म की कोई संपत्ति ले लेता है तो उससे हमें पैसा तो मिलेगा नहीं, उससे हम उसका पूंजी खाता डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। जब किसी लेनदार को पूर्ण या अंश भुगतान में कोई संपत्ति दे दी जाती है, ठीक है, तो लेनदार के दावे में से उस संपत्ति की रकम घटाकर लेखा किया जाता है। इस बात को मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए लगा लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं आपके पास लायबिलिटी साइड में मिस्टर बी थे जो हमारे क्रेडिटर थे, और ये क्रेडिटर थे रुपये 20,000 से। ठीक है, ओके, यानी कि हमें इन्हें 20,000 चुकाने हैं। इन्होंने कहा कि ये फर्नीचर ले लेंगे जिसकी कीमत 25,000 है, लेकिन ये फर्नीचर 25,000 का ले लेंगे और हमें इन्हें कुछ भी चुकाना नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो साफ साफ हमें दिख ही रहा है कि 25,000 का फर्नीचर भाई साहब 20,000 पे लेने की इच्छा रखते हैं, यानी कि हमारा 5,000 का लॉस है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये फर्नीचर जो हमारी बुक्स में 25,000 का है, क्या हम अगर इन्हें 20,000 का दे दें तो ये वाजिब रकम तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 25,000 हमें हमारी बुक में दिख रहा है, हो सकता है ये अगर हम कहीं और भी बेचें तो भी ये 20,000 से ज़्यादा हमें वसूल ना करा सके। तो अगर हम इस बात पर राज़ी हो जाते हैं तो ध्यान रखना कि अगर इन क्रेडिटर महोदय ने, जिनका हमें 20,000 रुपये चुकाना था, उन्होंने 25,000 के फर्नीचर ले लिए हैं, तो ना तो इनके भुगतान की कोई एंट्री की जाएगी और ना ही फर्नीचर की वसूली की कोई एंट्री की जाएगी। ये एंट्रीज़ आपस में क्या होगा, बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगी, यानी इनकी कोई एंट्री ही नहीं करनी होगी। मगर अगर मिस्टर बी ये कहते हैं कि उन्होंने 25,000 का फर्नीचर 15,000 पर लिया है, कितने पे? 15,000 पे, तो फर्नीचर तो 25,000 का 15,000 पे लिया और हम इस बात पे राज़ी भी हो जाएं, तो अल्टीमेटली 25,000 का पूरा फर्नीचर इन्होंने ले लिया, तो अब फर्नीचर तो हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फर्नीचर की वसूली की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन क्योंकि मिस्टर बी ने अपने 20,000 के अगेंस्ट केवल 15,000 की वैल्यू इस फर्नीचर की मानी है, तो हमें 5,000 रुपये बी को अभी और चुकाने होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जा कर के हम वहाँ पे, क्योंकि इनका भुगतान करेंगे हम, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट। तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट के, क्योंकि डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में जाके क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट कितना, 5,000। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये 20,000 रुपये के बदले इन्होंने कहा था कि हम ये 25,000 के फर्नीचर केवल 15,000 पे लेंगे, यानी कि ये चाहते हैं कि 5,000 इनका भुगतान और किया जाए। अगर हम इस बात पर राज़ी हो जाते हैं तो हमें 5,000 रुपये टू बैंक करके लिखने होंगे। और अगर कभी ऐसा हो, समझना ज़रा, कि इसी में ये कहा जाए कि ये जो क्रेडिटर थे बी, इनको हमें देने थे 20,000 और इन्होंने फर्नीचर 25,000 के जो थे वो 25,000 पर ले लिए हैं, ठीक, तो इसका मतलब ये कि 20,000 का भुगतान तो हो ही गया है,
25,000 रुपये चूँकि इन्होंने लिए हैं तो इन्होंने 5,000 रुपये हमें दिए होंगे, तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट 5,000 लिखा जाएगा, क्योंकि 25,000 के फर्नीचर हमें 25,000 का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा हमें केवल 5,000 मिलेगा, क्योंकि जिनको हमें 20,000 देना था उन्होंने फर्नीचर 25,000 पर लिया है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, 20,000 का तो उनका भुगतान हो गया फर्नीचर दे करके, 5,000 जो उनसे हमें लेने रह गए वो हम बाई बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है, जब आप 2-3 बार ये वीडियो रिवाइज़ करके मतलब रिवाइंड करके सुनोगे ना तो आपको ये बात पक्का समझ में आ जाएगी, या किसी उदाहरण से आगे जब हम समझेंगे तब आएगी। अच्छा, बाह्य दायित्वों का भुगतान अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप बैंक लोन चुकाते हैं या कुछ भी तो क्रेडिटर्स का भुगतान करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप बाह्य दायित्व का भुगतान करते हैं, अगर आपको संपत्ति बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक। अगर कोई साझेदार संपत्ति ले लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दायित्वों का अगर आप भुगतान करते हैं नकद तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई साझेदार किसी दायित्व का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए, जैसे मान लिया मिस्टर ए थे, उनकी पत्नी का ए की पत्नी एज वाइफ्स लोन था और वो था मान लेते हैं 1 लाख का, और ये तैयार हुए कि ए अपनी पत्नी का ऋण चुका देंगे, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए का पूंजी खाता जो होगा वो 1 लाख से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, वसूली व्ययों के भुगतान पर, वसूली व्ययों के भुगतान पर का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप रियलाइजेशन करते हैं ना तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे लोगों से संपर्क करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, बहुत सारे लीगल भी खर्चे आते हैं, तो उनका भुगतान करेंगे। तो जितना भी आप देखिए कि पेमेंट करेंगे वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। भुगतान करेंगे वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। खर्चा कोई होगा तो रियलाइजेशन खाता डेबिट होगा, कोई खर्चा चाहे कोई भी खर्चा हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके कोई खाता नहीं बनता, रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट फॉर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप पेड इन कैश। अगर कोई खर्चा साझेदारी में वसूली से संबंधित खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और किसी पार्टनर ने अगर पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एंट्री होती है। और ये सब करने के बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा हो जाए तो इसे प्रॉफिट माना जाएगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाते का एक प्रारूप है आपके सामने, मैंने अभी आपको ये बताया था, इसको एक बार देख लीजिए। इधर सारी संपत्तियां ट्रांसफ़र करते हैं, इन संपत्तियों को एक्सक्लूड करते हुए कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, ये सब छोड़ करके बाकी सारी संपत्तियां यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं। सारी लाइबिलिटीज़ केवल क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इनको छोड़कर। ये लोन टू पार्टनर है और ये लोन फ्रॉम पार्टनर है, याद रखना। लोन टू पार्टनर आपके लिए संपत्ति होती है क्योंकि फर्म ने ये पार्टनर को, टू का मतलब को होता है ना, पार्टनर को ऋण दिया होता है, और लोन फ्रॉम पार्टनर यानी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, ये लायबिलिटी होती है, इनको छोड़ा जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तब करेंगे जब हमने लायबिलिटीज़ का भुगतान किया है। ये सारे प्रोविज़न हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं असेट साइड के क्रेडिट में, ठीक है। लायबिलिटीज जैसे ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही प्रोविज़न भी। और जब हम कोई असेट रियलाइज़ करते हैं, बेचते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो हमें पहले से पता ही नहीं थी और वो अचानक से पता चले और उसको बेच के हमने, मान लिया कोई पुराना टाइपराइटर था वो 2000 का बिक गया, तो वो अनरिकॉर्डेड असेट है, उसको भी बाई बैंक करके यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने कोई संपत्ति ले ली है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके नाम से लिखा जाता है, असेट टेकन ओवर बाई अ पार्टनर। इधर अगर किसी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें दिख जाए जिसका हमें भुगतान अचानक से करना पड़े तो वो यहाँ पर टू बैंक करके लिखी जाती है। खर्चे जो होते हैं रियलाइजेशन के वो टू बैंक लिखे जाते हैं। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसने कोई लायबिलिटी ले ली है, क्रेडिटर्स का भुगतान करने का जिम्मा ले लिया है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसने फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चुका दिए हैं तो भी यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है यहीं पे ऐसे ही, ठीक है। और फाइनली अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लॉस होने पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस इधर ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है।
आपने पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ा था, वसूली खाता भी पढ़ा था। इन दोनों में अंतर क्या है ये बहुत पूछा जाता है। आज आपका काम यही कि आप वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर क्या है ये लिखें, और जो ऊपर एक फॉर्मेट आपने पढ़ा है ये फॉर्मेट अच्छे से बना लें। इनकी जो एंट्रीज़ यहाँ पे दी गई हैं इन एंट्रीज़ को अपनी कॉपी पे लिख लें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक काम और बचेगा इन एंट्रीज़ को याद करने का। उन्हें अच्छे से याद कर लें, आगे के टॉपिक कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।